डिबेट्स बच्चे करते हैं। डिबेट्स बच्चे करते हैं। डोंट आर्ग्यू विथ मी। ये लाइन किसी न किसी फॉर्मेट में आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा, चाहे अपने टीचर्स से या पेरेंट्स से, कि मुझसे बहस मत करो, डिबेट मत करो, आर्ग्यू मत करो। तो जब हम चालू भाषा में बात करते हैं तो ये जितने भी शब्द है, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेट, इन सब का एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है। एंड नो थैंक्स टू इंडियन न्यूज़ मीडिया, डिबेट आर के नाम पे लोग बिना सर पैर के चिल्लाते हैं, जिससे ये इमेज और रीइंफोर्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अकेडमिया की तरफ देखते हैं, स्पेशली फिलॉसफी, देन इनके बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है। गौर से समझिएगा, इसको अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया देन आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाएगी। सबसे पहले है लॉजिक। ये वो डिसिप्लिन है जहाँ पे मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सही और गलत रीजनिंग के फ़र्क को समझा जाता है। सरल भाषा में मानिए एक स्टेटमेंट है x1, दूसरा स्टेटमेंट है x2 एंड उससे कोई निष्कर्ष निकाल रहा है x3। तो x1 और x2 से x3 तक जो आ रहे हैं, क्या इसकी रीजनिंग सही है कि गलत, ये लॉजिक बताता है। लॉजिक का यूज़ बहुत सारे डिसिप्लिन में होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, फिलॉसफी हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके सही डिसीजन फॉर्म करना, सही ओपिनियन फॉर्म करना। एंड इसके हिस्ट्री की बात करें तो लॉजिक इवॉल्व हुआ है फ्रॉम क्लासिकल लॉजिक टू ट्रुथ फंक्शन लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, मॉडल लॉजिक, एंड बहुत सारे थिंकर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। एरिस्टोटल, पीटर एबेलार्ड, विलियम ऑकम, जॉर्ज बूल, बूलियन अलजेब्रा का आपने नाम सुना होगा। तब जाके ये डिसिप्लिन आज इस स्टेट पे खड़ा है। सेकंड हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंटेशन की, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स को फॉर्म करना, एसेस करना, प्रेजेंट करना। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने बात किया था x1, x2, देयरफॉर x3। ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करना, इसे आर्ग्यूमेंटेशन कहते हैं। तो मोटा मोटी आप इसको लॉजिक का एप्लीकेशन समझ सकते हैं, alongside understanding evidences, understanding context and so on and so forth. इसके यूज केसेस में आता है क्लेम्स को जस्टिफाई करना और डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करना। एंड फाइनली डिबेट, ये एक स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेशन है बिटवीन टू अपोजिंग साइड्स, टू अपोजिंग व्यूज। तो दो लोग अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं एंड देन एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स लॉजिक फॉर्म्स वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द डिबेट। तो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना कि ये बोल क्या रहा है, रिफ्यूट करना अगर उसके आर्ग्यूमेंट में कोई रीजनिंग में गलती दिख जाए, एंड ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिन करना इन केस अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स क्लियर ना हो तो उससे सवाल पूछ के क्लैरिटी लेना। डिबेट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नॉलेज, और नॉलेज के अंदर भी दो चीज़ें आती है। पहला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी इंसान डिबेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कितने लोगों को ओपिनियन देते हुए सुना होगा ऑन इंडियाज जीडीपी, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या तो वो फॉर बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे कि अच्छा है बुरा है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों से अगर आप बोले कि आप जीडीपी के ऊपर एक ऐसे लिख के दे या फिर जीडीपी के ऊपर 5-10 मिनट बात करें फ्रॉम मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, ज़्यादातर लोग नहीं बोल पाएंगे, एंड हेंस वो टाइम पास वाला मेंटालिटी ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी वैल्यूएबल इनपुट। एंड दूसरा जो नॉलेज के अंदर आता है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक। बहुत बार लोग बिल्कुल ही बिना सर पैर की बातें करते हैं एंड दे आर नॉट इवन अवेयर कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स यूज़ करने से, मोबाइल के टावर्स से बर्ड्स को कुछ नुकसान हो रहा है, देयरफॉर इसलिए जानवर का मांस खाना जस्टिफाइड है। x1 से देयरफॉर x2 पे आ गए, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो ये बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तो होना पड़ेगा डिबेट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो डिबेट के लिए चाहिए वो है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, यानी कि अगर किसी ने आपके रीजनिंग में एरर दिखा दिया तो वो एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं, एंड देन उसको एक्सेप्ट करके अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहे हो कि नहीं, जिसको करना भी बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ आगे क्यों। एंड अगेन डिबेट को लोग नेगेटिव नेम देते हैं, बट दिस हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज अ वेरी पोटेंट टूल टू सीक ट्रुथ, कि सत्य तक पहुंचने का एक जरिया है। तो इसके लिए डिबेट करने के लिए भी एक बेसिक एलिजिबिलिटी इंसान की होनी चाहिए। ब्रेनलेस लोगों के साथ डिबेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइंडलेस मसल भैया के साथ अगर मैं करूँ कभी, अगर वो हाँ करे तो मैं कर लूंगा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, मुझे पता है, आप सबको पता है कि उनके साइड से कुछ भी सेंसिबल नहीं आने वाला है, लेकिन क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है तो उनके माध्यम से उनकी ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचाया जा सकता है। एंड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अलावा किसी और के साथ डिबेट प्रायोरिटाइज करना हो तो सामने वाले में कुछ तो सब्सटेंस हो। वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सोक्रेटिस का। सब जानते हैं कि वो सड़कों पे निकलते थे और लोगों से बस इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बहस करते थे, लोगों से पूछते थे कि आपके क्या ओपिनियन है जस्टिस के ऊपर, एंड देन सामने वाले के जो रीजनिंग एरर्स थे उसको हाईलाइट करते थे। उनका एक तरीका भी था इसको करने का। इंडियन फिलोसफी की भी बात करें तो यहाँ डिबेटिंग कल्चर काफी मशहूर था, जिसे तर्क शास्त्र कहते थे। कुछ आइकॉनिक डिबेट्स है जैसे कि शंकराचार्य वर्सेस मंडन मिश्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक बात किया आर्ग्यूमेंटेशन, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स का, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कैसे करें ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कवर नहीं होता है, इनफैक्ट कभी भी कवर नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस विदाउट गुड रीजंस, लिविंग इन इको चेम्बर्स, कंफर्मेशन बायस, ये सब हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है पान वाले की दुकान, जहाँ पे जो पान वाला होता है वो
मॉडरेटर होता है क्योंकि उसे अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, लोग आते हैं वहाँ पे बात करते रहते हैं क्रिकेट, पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल पॉलिसीज़, एंड इन सब के ऊपर बहुत ही भारी चर्चा होती है। भारी इन द सेंस की इंटेंसिटी भारी होती है, रीजनिंग और नॉलेज उतनी भारी नहीं होती है। तो ओपिनियटेड अनइन्फॉर्म पोजीशन रखना, डिस्कस करना, ये हमेशा से एग्जिस्ट किया है, लेकिन आज की डेट में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एल्गोरिथम उसको रिवॉर्ड किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई यू सी सो मेनी पॉडकास्ट एंड डिस्कशंस जहाँ पे लोग इको चेम्बर में बातें करते रहते हैं। तो इको चेम्बर का मतलब कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप का बिलीफ है। जो ग्रुप का बिलीफ है वो उस ग्रुप के आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है, और उस ग्रुप का जो कंफर्मेशन बायस है वो ग्रुप के बिलीफ को जस्टिफाई करता है। एंड सोशल मीडिया पे इसका टेम्पलेट सेट है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाना, हाई प्रोफाइल गेस्ट बुलाना और हाँ में हाँ मिलाना। कभी कभी फॉर अ चेंज अपोजिंग व्यूज वालों को भी बुला लिया जाता है, लेकिन क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्टिल रिमेन्स मोर और लेस जीरो। ऑल्सो अगर अनइन्फॉर्म पोजीशन लेके कोई अगर डिबेट में पहुंच जाए एंड उसके ओपोनेंट ने उसके रीजनिंग में गलतियां निकाल दी, तो वहाँ पे ईगो भी शैटर हो जाते हैं, बिकॉज वंस अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट विच आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर, दैट इज ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इन फैक्ट किसी टॉपिक पे दूसरे के साथ डिबेट करने से पहले आइडियली इंसान को खुद के साथ डिबेट करना चाहिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना चाहिए। तो कुल मिला के समरी ये है कि लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंट, इवैल्यूएटिंग एविडेंसेस, इन्फरेंसेस, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करने में इंटरेस्ट है, जो कि सबका नहीं होता है, ऑफकोर्स ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड बातें करते हैं। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।